स्टार्ट करें क्लास। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज संख्या थोड़ी बड़ी हुई है, सब लोग अब गुजिया खा खा के वापस आ गए हैं। चलो क्लास चल रही है जैसे अभी स्टार्ट हो गया सर। अभी स्टार्ट कुछ बच्चे अभी बाहर गए हैं। वो पानी पीने के लिए दिवाली आपकी बढ़िया हो गई। पटाखे उठाके छोड़े तो नहीं ऐसा लग रहा छोड़े नहीं हम लोगों ने। आवाज धीरे से निकल रही है या छोड़े हमें तो बताना क्या रहोगे। छोड़े थे छोड़े उड़ गए थे क्या। चलो बहुत बढ़िया। ये पेन गिर गया थी बच्चे का। सही है ना हाँ तो संख्या में सही। मेहनत से पढ़ रहे बच्चे नहीं। अच्छा पीछे वालों आवाज आती है बहुत पीछे जाके बैठे जरा एक्चुअली सर ये माइक है ना, तो इसमें आवाज़ तेज बढ़ जाती है तो आवाज़ बच जाती है। चलो हाँ देखो, हम लोगों ने कल थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात कर रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। ये वाली स्लाइड तो चल रही थी कल हमारी। अच्छा ये अब मैं पूछूंगा फटाफट, ठीक है, फिर अगले बढ़ना है। ठीक है, बताओ कल कौन कौन आया था, है ना। क्या तुम तीनों आए थे ना कल। हीट कैपेसिटी का फार्मूला, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन। अब तुम बताओ पीछे तुम दोनों कल आए थे, पीछे तुम तीनों आए थे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। अब बताओ तुम तीनों पीछे आए थे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, 1/, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब बताओ, तुम बताओ तीनों, मेरा फार्मूला क्या है। ये बोले Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ठीक है, तुम बताओ रिलेशन बताओ गामा और F में। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या रिलेशन है, गामा बराबर 1 प्लस 2 अपॉन F, 1 प्लस 2 अपॉन F। ये फार्मूला था। अच्छा तुम दोनों बताओ रिलेशन बिटवीन CV, हाँ CV का रिलेशन बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। क्या होता था, CV बराबर क्या, हाँ RF अपॉन 2। ये फार्मूला था। ठीक है, अच्छा CV का रिलेशन बताओ तुम तीनों पीछे गामा के टर्म में। गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, सही है, ये सब बताया। तो हमने कल इन सब की बात कर रहे थे। ठीक है, कल हमने इन सब की बात करी थी। ये भी हमने बात करी थी। ठीक है, मिक्सचर होता है तो मिक्सचर का भी फार्मूला N1 M1 प्लस N2 M2 ये सब बात करी थी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने CV की बात करी थी, गामा की, प्रोसेस की बात करी थी, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब बात करे थे हम लोग। ठीक है, ये सारे की सारे प्रोसेस की हम लोग बात किए थे। ठीक है सर, हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये मैंने 3 ग्राफ कहे थे। ठीक है, और मैंने कहा था इसमें जो सबसे लास्ट वाला ग्राफ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में वर्क डन पॉजिटिव ही है, मैंने ये भी बताया था। ठीक है,
तीनों में वर्क डन पॉजिटिव है। अब देखो सर, सबसे पहले ये है कि हम लोग कल बात करे थे, तो तुमने कल खुद निकाला था सर, तुमने गामा की वैल्यू अपने अलग अलग निकाली थी, ठीक है, आप लोगों ने गामा की वैल्यू खुद निकाली थी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब मैंने कहा था तो मोनो था, डाया था, ट्राई लीनियर था, पॉली एटॉमिक, ऐसे कुछ था। अच्छा, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे लिखेंगे? 35-56। मैंने यही तो बोला था, मैंने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली दो टाइप की है, ठीक है। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, एक और होती है वाइब्रेशनल, लेकिन वाइब्रेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने वाइब्रेशन बताई नहीं है मान लिया। एक होती है वाइब्रेशनल। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कहा था 35-56, मैंने कहा था ट्रांसलेशनल सब में क्या है 3-3-3। और जब मैंने कहा था जब आप लोग रोटेशनल में जाओगे तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा सर 0 2 2 3, ये हो जाता था जो कल मैंने बताया था, ठीक। अब जो बच्चे ने जैसे आप लोग जो कल नहीं आए थे, ठीक है, वो क्या काम करोगे, क्योंकि देखो समझ में नहीं आएगा मैंने जब तक कल का लेक्चर नहीं देखोगे, तो YouTube पे जाना, वहां से लेक्चर देख लेना, ठीक है, तो पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज चल रहा है जान अपनी रामगढ़ा चली रही है। तो मैंने कहा तुमसे, तुम बोले बताओ 1.67 ये गामा कौन सी गैस का है? मोनो का। किसका है? और 1.33 और 1.4 डाई एटॉमिक, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर तुम कर्व देखोगे P और B में, जो कर्व है वो तुम्हारा P में और इसमें B में सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ है? सबसे ज्यादा मोनो, सबसे ज्यादा। ये तुम ऐसे समझो जिसका वजन सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा नीचे, जो हल्का वो कहाँ रहेगा बेचारा? ऊपर। ऐसे याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, मैंने सिंपल तुमसे कहा कि सर, तुम बोले सर ये मोनो है, ये डाया है, ये ट्राई है, ठीक है, ये पॉली है। मैंने कहा ठीक है, एक बात मुझे बताओ, सबसे ज्यादा वर्क डन इन तीनों में किसका है? क्या ये वर्क डन दिखाता है पीवी? पीवी क्या दिखाता है? वर्क डन। क्या दिखाता है? अब वर्क डन क्या दिखाता है? वर्क डन तो सर एरिया दिखाता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको कहूंगा तो ये तो सिर्फ इतना ही तो एरिया घेर रहा है, ये वाला इतना एरिया घेर रहा है, ये सबसे ज्यादा एरिया कौन सा घेर रहा है? सबसे ज्यादा घेर रहा है पॉली वाला। तो वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे कम किसमें होगा? इन तीनों में, मोनो में। ये किसमें है? डाया। दूसरी चीज जो तुमको याद रखनी है, याद रखना बेटा, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है वो तुम्हारा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है। सर हीट ट्रांसफर नहीं होती है तो देखो आइसोथर्मल का जो स्लोप होगा वो कम होगा, एडियाबैटिक का स्लोप बहुत ज्यादा होगा। एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा? बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। कौन से ग्राफ में? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ, सिर्फ ये ध्यान रखना, पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा और एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा? ज्यादा। अगर कहीं भी तुम्हें P और B दिख जाए, P और B, एक का स्लोप कम, एक का स्लोप ज्यादा, तो जिसका स्लोप कम होगा वो समझ जाना कौन सा है? आइसोथर्मल। जिसका स्लोप ज्यादा होगा कौन सा होगा? एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है। अच्छा, इसकी हमने बात करी, तो ये हो गया। इसके साथ में एक है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? मैंने एक ग्राफ दे दिया P का और B मतलब बालू का, सही है। P और B का मैंने ग्राफ दे दिया। ध्यान रखना, मान लो मैं यहां से चला ऐसे पहला रास्ता और यहां से वापस आ गया
ये कौन सा? दूसरा रास्ता। ए से गया बी पर और बी से ए पर कहा गया वापस। तो ये प्रोसेस कहलाएगा तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस। मतलब तुम जहां से चले अगर वापस तुम वहीं पर आ जाओ तो उस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। जहां से चले वापस हम लोग वहीं पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन से प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा, पहले का दूसरे का? जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन। तो पहले का ज्यादा, दूसरे का? पहले का वर्क डन ज्यादा और दूसरे का वर्क डन, क्योंकि सर जी दूसरा वाला तो सिर्फ इतना एरिया घेर रहा है ना, और पहले वाला सर इतना, ये भी सम्मिलित हो रहा है, यही तो होगा। अच्छा, ऊपर वाले का वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? और नीचे वाले का काहे नेगेटिव? नीचे दूसरे वाले का पॉजिटिव की नेगेटिव? दूसरे वाले का, दूसरे वाले में वॉल्यूम कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? तो कम हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? ठीक है, वर्क डन अगर बेटा मैंने तुम्हें बताया है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ये तो बात मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों से। दूसरी चीज, साइक्लिक प्रोसेस में एक चीज तुमने बोली थी कि सर अगर कोई भी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। मुझे बताओ अगर मैं इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन देखूं तो तुम क्या कहोगे? इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया, जो इसके अंदर का एरिया है क्या वही वर्क डन कहलाएगा? तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर मेरा पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है तो जो वर्क डन होगा, वैसे तो मेरा फार्मूला ये होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जो वर्क डन होगा वो क्या दिखाएगा? एरिया। एरिया ही तो वर्क डन होगा। तो जो इसका एरिया है वही क्या कहलाएगा? वर्क डन। और अगर कोई प्रोसेस क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर कोई एरिया एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव। ये कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो इसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर। ठीक है, दूसरी चीज एक और बेटा, मैंने कहा डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या है? तुम यहां से चले गए फिर वापस वहीं आ गए, यानी कि तुम घर से गए थे तब भी तुम्हारी जेब में कुछ नहीं था, तुम रास्ते में कमाए, कमाने के बाद फिर से घर वापस आ गए फिर कुछ नहीं बचा, तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुई? पहले भी जीरो थी, अब भी क्या है? जीरो। तो अब देखो कोई भी चीज अगर ए से बी तक गई, मैं कहूंगा ए से बी में क्या इंटरनल एनर्जी होगी? होगी। बी से ए में आई इंटरनल एनर्जी फिर होगी, लेकिन अब होगी नेगेटिव। क्या होगी? जितना जाते समय थी पॉजिटिव हुई उतनी क्या हो गई? नेगेटिव। तो वापस यहीं पर आके कितनी हो गई? जीरो। तो इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा, इसका मतलब सर डेल्टा क्यू बराबर किसके बचा? डेल्टा डब्ल्यू के। और डेल्टा डब्ल्यू क्या दिखाएगा? इसका एरिया। क्या दिखाएगा? एरिया। अच्छा एक बार बताओ, तुम बताओ ऐसी डेल्टा यू और कहीं भी जीरो होता था, डेल्टा यू और कहीं भी जीरो था, कौन से प्रोसेस में जीरो था? तुम बताओ पीछे डेल्टा यू कौन से प्रोसेस में जीरो था? आइसो। तुम बताओ किस में जीरो था? आइसोथर्मल में जीरो था। किसमें जीरो था? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो था। ठीक है, डेल्टा यू आइसोथर्मल में। अब देखो अगर तुमसे साइक्लिक प्रोसेस में कहा जाए ए से बी तक इंटरनल एनर्जी जितनी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से बी, लेकिन कौन से रास्ते से गया हूं मैं? पहले से। उतनी ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी बी से ए में। कौन से रास्ते से गया हूं? दूसरे रास्ते से, लेकिन क्या होगी? नेगेटिव। जितना इधर पॉजिटिव होगी उतनी इधर क्या होगी? नेगेटिव होगी।
इसीलिए अगर मैं इनका सम देखूंगा तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितनी जाते वक्त थी उतने ही आते वक्त हो गई, तो सम क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। ठीक है, सम 0 हो गया। ठीक, तो साइक्लिक प्रोसेस में मेरा ये हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा तुम जहां से चले वापस वहीं पर आ गए, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जो जहां से चले हम लोग वहीं से वापस आ गए, उसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर डेल्टा Q बराबर डेल्टा U और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। ठीक है, अब फिर हम अगले बढ़ेंगे। ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस ये है, ये है, ये साइक्लिक प्रोसेस है नहीं है, क्योंकि सर देखो ये गए यहाँ, ये गए यहाँ, साइक्लिक है। साइक्लिक होता है पूरा। ठीक है, जैसे ये था, ये साइक्लिक था, लेकिन ये साइक्लिक नहीं, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं। ठीक है, इतना उतारा, इतना उतार लें। अब इतने उतारने के बाद में एक चीज और देखो सर, अगर मैं एक तुम्हारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है, इसे बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोगों को बताया ही था, तुम सब लोगों को बताया था सर, वर्क डन का फार्मूला P डेल्टा D, P डेल्टा। सर अगर मैं यहाँ dW करूंगा तो यहाँ PdV करूंगा, PD। देखो सर, अगर यहाँ डेल्टा था तो यहाँ डेल्टा, यहाँ D है तो D, बट dW क्या होता है, छोटा सा, स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। अब मुझे तुम बोले सर मैं तो एक फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, PV इक्वल टू, तुम बोले P बराबर nRT बटे, ये हो गया। मैंने कहा ठीक है, तुम बोले यहाँ पर रखो चुपचाप। देखो dW बराबर P की जगह रखा nRT बटे B, ऊपर क्या है, dV है। बेटा अगर ये dW खत्म करना है तो क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, और 1/b का इंटीग्रेशन होता है, 1/b का nRT ln, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो ln b और इनिशियल से लेके फाइनल तक, यहाँ पर बचेगा W। ठीक है, अच्छा तो W बराबर nRT ln, एक बार रखो B फाइनल, एक बार रखो B इनिशियल, ln B इनिशियल। ठीक है, फाइनल, अरे इनिशियल को I से बस खाली ये रहने दो। तो ये हो गया W बराबर nRT ln B फाइनल बटे B। ये फार्मूला वर्क डन का, चाहे ये लगाऊं चाहे ये लगाऊं। ठीक है, दूसरा फार्मूला। तो इसी चीज सर आइसोथर्मल प्रोसेस है। सर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब देखो, PV बराबर nRT होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, nRV क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब सर PV क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब P1 B1 या P इनिशियल B इनिशियल बराबर P फाइनल B फाइनल। अगर सर मैं B फाइनल को इधर रहने दूं, B इनिशियल को इधर रहने दूं, तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल। सर B फाइनल बटे B इनिशियल की जगह, ये इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो एक फार्मूला, दो फार्मूला। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था मेरा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, देखो कुछ किताबों में एक चीज और है, एलन बेटा ये लॉग की टर्म होती है। ठीक है, और कुछ किताबों में ऐसी भी करके कहा
ln को खत्म करके log लाए हैं, log, तो 2.303 nRT, यहाँ log P इनिशियल अपॉन P ऐसे भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली पता है क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ log आ जाता है, log, और जहाँ log आ जाता है तो वहाँ पर या तो तुम्हारे लिए log की वैल्यू दे रखा होगा वो, अगर log की वैल्यू नहीं देगा तो क्वेश्चन तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि log के इतने मान होते हैं कि तुम किसी फार्मूला में लगा के उनका मान निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस एलएम वाले आते नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला के टर्म पे तुमसे पूछ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला के टर्म पे पूछ सकता है, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इसके बाद में फिर अगले बढ़ता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद। मैंने तुम लोगों से कहा था, जो बच्चे कल नहीं आए थे, मैंने तुमसे कहा था जब तक थर्मोडायनामिक्स की क्लास हो तब तक क्लास मत छोड़ना, नहीं है। अब पता है जैसे थर्मोडायनामिक्स की क्लास है, अब थर्मोडायनामिक्स की क्लास के बाद में देखो बीच में छुट्टियां हो गई थी थोड़ी, तो उसमें क्लास थोड़ी उड़ गई थी। अब उसके बाद काइनेमेटिक्स की क्लास है, काइनेमेटिक्स सिर्फ एक क्लास झेलने की है, काइनेमेटिक्स सिर्फ एक क्लास होती है, और बजट में हमारे कितने दे रखी है, 5 क्लास, ठीक है। तो वो खत्म एक ही में होगी, जितने में उसकी औकात है उतने में तो खत्म होगी, लेकिन उसके साथ में हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे जो तुम्हारा पीछे छूट गया, जैसे कोलिजन छूटा है, हाँ, सेंटर ऑफ मास में कोलिजन छूटा हुआ है पूरा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास में थोड़ा चैप्टर छूटा हुआ है वो पढ़ाएंगे, कोलिजन पढ़ाएंगे, और कोलिजन के बाद में तुम्हें और क्या छूटा हुआ है, वेक्टर छूटा हुआ है, वेक्टर हो गया था, हाँ वेक्टर तो मैंने एक दिन पूरी क्लास ली थी वेक्टर की, वेक्टर नहीं छूटा हुआ है, रिलेटिव मोशन छूटा हुआ है सर, रिलेटिव मोशन छूटा हुआ है ना। तो जैसे एक दिन कोलिजन खत्म कर दिया, एक दिन रिलेटिव मोशन खत्म कर दिया, एक दिन तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म कर दी, ठीक है, वही बेसिक मैथमेटिक्स खत्म कर दिया, ऐसे करके खत्म करेंगे, बता लिया। यहाँ पर यही तो है, उन्हें पता नहीं है कि कौन सा कोर्स कितने दिनों में होता है, जैसे में लास्ट के कोर्स हैं तुम्हारे, उसके कोर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, जिस चैप्टर की औकात 2 दिन है उसमें 6 दिन लेक्चर है, 6 लेक्चर डाले पड़े, मतलब में कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार से, ठीक है। हाँ, अब जैसे ग्रेविटी में बहुत कम लेक्चर थे, बहुत तेज से मैंने खींचा था, तब भी कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, पता नहीं होता, इसे उतार लिया। समझे? अब तुम ऐसे समझो, सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन मोशन, 3 चैप्टर के लिए 4 लेक्चर मिले थे, कैसे हो जाएंगे? बहुत समझो कैसे हो जाएंगे भाई, 3 चैप्टर के लिए 4 लेक्चर, पॉसिबिलिटी बताइए ऐसे। चलो अब चुपचाप तुम लोगों को बताना है, ठीक, सही। नहीं रुकेगा ये, नहीं रुकेगा सर, हम तो अच्छा सही कह रहे हैं, जूम करो सर, ठीक है। देखो अब मैं बात करता हूँ, एक एक प्रोसेस करके बात करता हूँ। पहला मैंने प्रोसेस ले लिया, चलो आइसो वेल, फिर ले लिया ये कह रहे हैं सर आइसो कोरिक, फिर ले लिया ये बोल रहे हैं आइसोथर्मल, चलो फिर ले लिया, अब बोलो एडियाबैटिक, फिर ले लिया साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब सबसे पहले डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, बल्कि थोड़े थोड़े अलग अलग यहाँ पर डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा सबसे पहले, ठीक है। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, हम लोगों को अगले बढ़ना है, ठीक। पीछे तुम दोनों वहां से बताओ, कहीं पीछे बता रहा हूँ, ठीक है, बताओ। सबसे पहले कांस्टेंट क्या है इसमें आइसोबैरिक में?
ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट, मैंने कहा ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है इसमें हम लोग एक फार्मूला जानते थे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, PV इक्वल टू NR। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, NR तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि B बराबर T, यही तो कांस्टेंट है, यानी कि सर B1 बटे B2 और T1 बटे T2, यही तो होगा, सही, ये हो गया सर B1 बटे B2। अब बताओ वर्क डन क्या है, पीछे तुम बताओ, बता दे दो वर्क डन क्या होगा इसका आइसोबैरिक में, P डेल्टा B। दूसरा बताओ एक ही होगा, ठीक है, एक ही है इसमें, ठीक है, या फिर तुम लिखो तो ऐसे लिख सकते हो NR, ठीक है बच्चे, NR डेल्टा T। अब बताओ डेल्टा यू बताओ क्या, NCB डेल्टा टी ना, CB की CP नहीं CB है, ठीक है, सब में CB है। अच्छा दूसरी बताओ, दूसरा N बोलो NR बटे इंटू, या फिर और बताओ NFR, सही है, ये था। अब डेल्टा Q बताओ, डेल्टा Q, तो डेल्टा Q था तुम्हारा, ये आया था NCP डेल्टा, ठीक है, NCP डेल्टा T ये आया था, सही, ये हो गया, सही। अब बताओ तुम पूरी रो बताओ, पूरी 2 2 4 5 आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, ये बच्चे बोले सर कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है बोलो, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे खत्म कर दो, NR को भी क्या कर दो खत्म, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बचा, यानी कि सर P1 बटे P2 बराबर P1 बटे P2, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में बताओ डेल्टा W क्या होगा, 0, क्योंकि सर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा W क्या हो गया, 0। अगर डेल्टा W 0 हो गया, इसका मतलब सर अगर मैं फार्मूला में देखूं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, अगर ये 0 है इसका मतलब ये है कि सर डेल्टा Q किसके बराबर है, और डेल्टा U का फार्मूला NCB डेल्टा T, NCB, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर हो जाएंगे, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप बोले आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तुम बोले सर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर हटाऊं तो ये पूरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, यानी कि P1 B1 बराबर P2 B2, चलो ठीक है। अब आइसोथर्मल में 0 क्या होता है, डेल्टा U क्या होगा, 0। अच्छा अगर डेल्टा U 0 है इसका मतलब डेल्टा Q किसके बराबर है, डेल्टा W के, और सर डेल्टा W इसमें क्या होता है, एक तो चाहे तो तुम P डेल्टा भी कह दो, क्या कह दिया P डेल्टा, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो जो मैंने अभी फार्मूला लिखवाए थे, nRT ln B फाइनल अपॉन या फिर nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ठीक है। ये किसके फार्मूला हो गए, डेल्टा W के। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसो। अब मैं बढ़ता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में सर, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, 0, डेल्टा Q 0 है, ठीक है। तुम बोले एडियाबैटिक प्रोसेस में सर चुपचाप ये लिख दो PV गामा बराबर, यही तो होता है PV गामा बराबर, ये तो सिर्फ एक है, 2 और बचे ना इसके, अरे मैंने 3 ड्रा करवाए थे, ये तो एक है, दूसरा क्या है, एक बताओ क्या है दूसरा, T V गामा -1 कांस्टेंट, तीसरा बताओ
वन माइनस बोलो ना फिर, यही तो होता है। ये तीनों होते हैं, तीनों, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें क्या जीरो होता है? डेल्टा क्यू क्या रहेगा? जीरो। अब बोले तुमसे डेल्टा क्यू जीरो है, अगर ये जीरो है इसका मतलब ये है सर कि इन दोनों का एडिशन जीरो है, और इन दोनों का एडिशन जीरो का मतलब है डेल्टा यू बराबर क्या है? माइनस डेल्टा, यही तो है। अब डेल्टा यू, तुम बोले डेल्टा यू में सब टेंशन ही नहीं है, एन सी बी डेल्टा टी, तुम बोले एन सी बी डेल्टा टी, या फिर सर ऐसा करो एन आर बटे गामा माइनस वन इंटू डेल्टा, ठीक है, या फिर ये कर दो। और ये दोनों एक दूसरे, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा सर, सिंपल सा खेला इसमें। अब मैंने साइक्लिक प्रोसेस में तुम बोले, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है? जो प्रोसेस पूरा क्लोज्ड हो, ठीक है, कैसा हो? क्लोज्ड। अच्छा, इसमें इन पीवी डायग्राम में, ओके, इनका पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम में तुमने कहा सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इसका मतलब ये है डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? और तुम बोले डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? एरिया। और तुम बोले सर जो एरिया होगा अगर क्लॉकवाइज चक्कर होगा तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बस छुट्टी। यही चीज तो होगी इस पूरे में। तो ये सारे की सारे तुम्हारे प्रोसेस थे, ये सारे प्रोसेस थे जो तुमको याद रखना है एक प्रकार से, तुम ऐसे समझो, ठीक है। इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे लेके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूरे का पूरा प्रोसेस हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। हो गया, ठीक है, हो गया। फोटो खींच लो आराम से, लिख लेना। हाँ, आगे बढ़े। ठीक, याद हो गया ना ये? अभी तो याद है, थोड़ी देर बाद कल भूल जाओगे, है ना? अभी तो याद है, कल भी तो ये सारे याद थे, कल सारे याद थे नहीं थे, ठीक है, और आज आते आते भूल गए। तुम लोगों को पता है क्या, तुम लोग रात में खाना खाते हो, सुबह सो जाते हो, सुबह उठते सब गायब। तुम्हारी रात में मेमोरी पता है रीसेट हो जाती है, रीसेट मेमोरी होती नहीं होती है, रात रीसेट करती है, सब गायब, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था, हो गया। ठीक, तो ये हमारे प्रोसेस थे कुछ, इनकी हमने बात करी। रख करो इसे, ठीक है। अब देखो अगले प्रोसेस, ठीक, ये है। तुम तीनों महाशय, तुम तीनों बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? तुम तीनों बताओ, 1 2 3 बताओ, तुम बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? दिमाग पे घोड़े दबाओ। तो पीछे बताओ लड़कियां, आइसोबैरिक कौन सा प्रोसेस है? अरे सर जी, इसमें प्रेशर पर सीधी लाइन नहीं दिख रही है? अगर प्रेशर पर सीधी लाइन है तो कौन सा है? आइसोबैरिक। आइसो, तुम दोनों बताओ दूसरा कौन सा है? मैंने कहा था एक का स्लोप कम, एक का स्लोप ज्यादा,
जिसका स्लोप कम वो कौन सा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। और जिसका ज्यादा उसका हाँ एडियाबैटिक। और इसमें बालून क्या है? तो ये कौन सा होगा सर? बस आइसो हो गया। अच्छा अगर हो गया, अब तुम चाहो बताओ, तुम चाहो किसमें वर्क डन सबसे ज्यादा, किसमें वर्क डन सबसे कम? ये प्रोसेस ऐसे में सर आइसोकोरिक में सबसे कम होगा। आइसोकोरिक में तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा सबसे ज्यादा किसमें? आइसोबैरिक में, क्योंकि सब ये सबसे ज्यादा एरिया घेरेगा। अगर तुम इसका एरिया देखोगे, अगर हम लोग इसका एरिया देखेंगे तो देखो ये इतना एरिया घेर रहा है और ये कम घेरेगा, ये और कम, और ये कतई नहीं। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्क डन पहले का होगा, फिर वर्क डन दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, और चौथे का तो जीरो है ही, चौथे का तो जीरो है ही, ठीक है। ये मेरा वर्क डन के रूप में ऐसे ऐसा क्वेश्चन पिछले दिन में पूछा गया था इस टाइप से, ठीक है। वर्क डन को लेके क्वेश्चन पूछा, ठीक है। हो गया, बता दिया। अगले बढ़े। जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल, जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक। कौन से ग्राफ में? पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम में ये होता है। बड़े बोले ठीक है, सही। अच्छा ये लास्ट है, अच्छा तभी नहीं बोल रहा। अब देखो दिखाई दे तो बैठ तो क्यों होते सीधे खाली, पहले आओ पहले पाओ। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, देखो एक चीज सबसे पहले तुम लोग एफिशिएंसी देखो बेटा। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे ईटा बोलते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। अब एफिशिएंसी क्या होती है? मैंने तुमसे इससे पहले भी मैंने एफिशिएंसी बताई है, एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी होती है कि जैसे मान लो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें 100 रुपये दिए और तुमने काम किया 60 का, बाकी 40 खा गए, ठीक है। तो तुम्हारी एफिशिएंसी 60%, ठीक है। तुमने काम किया, जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी में तुमने काम किया 70 का, 30 खा गए, 100 दिए थे, तो एफिशिएंसी 70%। जैसे तुम इंजन देखते हो, कौन कौन से इंजन, वैसे तुम्हारे कोर्स में कट गया है कार्नोट इंजन, पहले था, पिछली साल कट गया, पिछले साल से पिछले साल था कार्नोट इंजन। उसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। कार्नोट इंजन, एक कार्नोट साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने कार्नोट इंजन बनाया था, और उस कार्नोट इंजन को देख के ही जितने भी इंजन बने, चाहे ट्रक का हुआ, चाहे रेलगाड़ी का हुआ, किसी का। अब तो रेलगाड़ी हालांकि इलेक्ट्रिकल हो गई है पूरी, लगभग देश में इलेक्ट्रिकल हो गई है, जितनी चलती है सब इलेक्ट्रिक से चलती है। पहले इलेक्ट्रिक से नहीं चलती थी, डीजल से चलती थी, तो आराम से ट्रेन के ऊपर बैठ जाते थे। कभी नहीं किसी ने ट्रेन के ऊपर सफर किया बैठ के? ट्रेन मतलब तुम्हारे ज़माने में इलेक्ट्रिक हो गई थी, तो हाँ, पहले लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते थे आराम से, ट्रेन के ऊपर बैठ के अपना सफर कर रहे हैं। बांग्लादेश में आज भी करते हैं लोग, ठीक है। और भिखारी गंदी पाकिस्तान में तो अब भी चल रही है, बताने को और चलेगा। तो वही चीज़ें हैं। तो पहले लोग डीजल के ऊपर वो जो बोगी होती थी उसके ऊपर बैठ जाते थे, आराम से हवा लेते हुए जाते थे।
ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन लेडीज ज़्यादा नहीं बैठती थी, जेंट्स ही बैठते थे, ठीक है। उस पर खतरा भी तो है, लड़के तो गए, यही चीज़ थी। तो देखो एफिशिएंसी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो इंजन कितने प्रकार के हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, एक तुमने सुना होगा भाप का इंजन, भाप वाला जो इंजन होता है। अच्छा तुम कभी एक चीज़ देखो, जितने भी व्हीकल, भारी व्हीकल होते हैं, मतलब जो लोड को ज़्यादा ले जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर्स हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी बात करो, वो सारी की सारी तुम देखो सब डीजल से चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती है। पेट्रोल से क्यों चलाते हो? पेट्रोल से चलाओ आराम से, क्यों? पेट्रोल महंगा है इसलिए, तो डीजल कौन से सस्ता है? बेटा एक बात याद रखना, पेट्रोल की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू डीजल से कम होती है, पेट्रोल की कम होती है, ठीक है। डीजल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, डीजल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे कम होती है भाप की, जो भाप से इंजन चलते थे, भाप के द्वारा इंजन चलते थे, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो अगर मैं कहूँ एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, कोई भी मेरे पास साइकिल है, उसकी एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा? तो एफिशिएंसी का फार्मूला है वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग ए साइकिल और हीट सप्लाई टू द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। मतलब जितना तुमने जितना साइकिल ने, जितना किसी चीज ने कार्य किया, वो वर्क डन अपॉन जितनी तुमने हीट सप्लाई की, ठीक है, वो लगेगा इसमें, जितनी हीट सप्लाई कर रहे हो वो लगेगा, ठीक है। अब जैसे कैसे आप सर जी देखो, इसमें जरा एक चीज समझना, जैसे मान लो किसी बंदे ने 200 जूल कार्य किया, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया? 200 बटे हीट कितनी सप्लाई करी, ठीक है। अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, उससे कहा गया कि तुम्हें ये रोड बनाना है, बोले ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे मान लो उसे 500 करोड़ रुपए दिए, बड़ा हाईवे था ना, 500 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, 500 करोड़ दिए, जितने दिए वो यहाँ लिख दिए। अब इसमें से वो चाहे अपना कर्ज उतारे, उससे मतलब नहीं, उसने लिया 10 करोड़ किसी और को, 10 करोड़ किसी और को, उससे मतलब नहीं है, उससे तुमने जितने दिए वो नीचे, और उसने मान लो 200 करोड़ का कार्य किया, लगाया कितना? 200 करोड़, तो 200 जितना कार्य किया और तुमने जितने दिए वो गुणा 100, ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। ये है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये है, एफिशिएंसी इतनी होती है, ठीक है। हीट सप्लाई टू द गैस ड्यूरिंग द साइकिल और अपॉन वर्क डन, ये होती है तुम्हारी एफिशिएंसी। ईटा से इसको डिनोट करो। अच्छा, जैसे मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को जरा सोचना है सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में तुमसे एफिशिएंसी पूछी गई है बच्चों, एफिशिएंसी, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमसे, इसमें एफिशिएंसी पूछी गई। अब तुम अगर देखोगे सर, तुम बोले चुपचाप कि सर एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन जितनी तुमने हीट दी है, जितनी हीट दी है, ठीक है, गिवन हीट। अब तुम देखो सर, अगर मैं वर्क डन निकालूं, तुम जैसे ही वर्क डन देखे तुम खुश हो गए, काहे खुश हो गए बताओ? पीवी डायग्राम देखा, बोला सर इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया क्या होगा? वर्क डन। एरिया क्या होगा? वर्क डन। तो तुम बोले सर वर्क डन कितना होगा, तो तुम बोले सर वर्क डन, चुपचाप इसका एरिया निकालो। तो ये एक प्रकार का आयत टाइप का मान लो, लंबाई गुना चौड़ाई, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 2b में से b0 घटाओगे तो कितना बचेगा? b0। और यहाँ पर देखो 2p0 में से क्या घटाओगे? p0, तो क्या बचेगा? p0। ये साइक्लिक है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन क्या आ गया? p0। वर्क डन ये आ गया, वर्क डन ये आ गया, तो इसमें तो कुछ नहीं भाई, वर्क डन तो आ गया। मेन चीज ये है हीट सप्लाई। अब क्या निकालो तुम? Q निकालो। क्या निकालो? Q। देखो अगर हम लोग इसमें Q निकालेंगे, सबसे पहले हम एक एक प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि हमें Q निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं। अगर मैं ए बी साइकिल में गया, ए से बी में गया सर, ए से बी में, सबसे पहले देखो ए से बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकॉइल,
आइसो, और तुम बोले आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? 0। अरे वर्क डन क्या होता है? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन, इसका मतलब सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। अच्छा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है सर? एनसीवी डेल्टा। ये कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का सीवी मान बताओगे? सीवी की 1 पॉइंट, सीवी 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 है। ये फार्मूला ही था सीवी का। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? अरे 3 35 56 कितनी? 3। तो तुम क्या बोलोगे सर? 3r/2। बताया नहीं बताएगा तुमको? ठीक है, तो सर जी ये तो हो गया 3r/2। ये हो गया सर। अगर मैं t निकालूं, क्या निकालूं? डेल्टा t। डेल्टा t निकालूं, जब तुम सोचना बेटा, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर हूँ मैं, एक यहाँ पर तुम टेम्परेचर निकाल के देखो कि यहाँ टेम्परेचर कितना होगा और यहाँ टेम्परेचर निकालो, क्योंकि ये इनिशियल है, ये क्या है? फाइनल। तो तुम बोले सर मैं सीधे फार्मूला जानता हूँ, PV = nRT। अगर मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर T का फार्मूला, ये A पॉइंट है ना, तो nRTA। यहाँ प्रेशर कितना है? P0। वॉल्यूम कितना है? तो अगर मैं TA निकालूंगा तो तुम बोले P0 B0 बटे nR, यही तो है। अब तुम कौन से बिंदु पर निकालो? B बिंदु पर। कहाँ निकालो? अगर B बिंदु पर टेम्परेचर निकालोगे TB, तो देखो कैसे सर वही, यहाँ पर प्रेशर कितना है? 2P0। वॉल्यूम कितना है? V0 अपॉन नीचे क्या? ये आ गया। यहाँ पर क्या होगा? फाइनल माइनस, तो n ऐसे ही रखा, CV की जगह रखा 3r/2, और डेल्टा T की जगह तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2P0 B0 अपॉन nR माइनस P0 B0 अपॉन। इन दोनों में क्या कॉमन है? nR है। ठीक है, ये सब तुम कॉमन नहीं लूंगा मैं। अगर मैं कॉमन नहीं लूंगा तो nR ऐसे ही, यहाँ पर 2P0 B0 माइनस P0। देखो n से R से, तो यहाँ पर बचा 3P0 B0 बटे 2। ये डेल्टा क्यू की वैल्यू कौन से प्रोसेस में आई? AB। किसमें आई? अब मैं सर जी क्या निकालूं? BC। इसमें निकालूं? BC में। BC प्रोसेस के अंदर डेल्टा BC, सबसे पहले ये बताओ मुझे प्रोसेस कौन सा है? BC आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक में डेल्टा क्यू का फार्मूला तुम बोले NCP डेल्टा T। NCP डेल्टा कतई कोई दिक्कत नहीं है सर। मोनो एटॉमिक का CB अगर ये है तो CB क्या होगा? तो तुम बोले CB में क्या करोगे? CB प्लस R। अरे ये तो फार्मूला होता है। यहाँ कितना है? प्लस R करोगे तो क्या आएगा? तो सर n ऐसे ही, और इसकी जगह सर यहाँ तो तुम्हें टेम्परेचर पता है B बिंदु पर, यही तो टेम्परेचर है। C बिंदु पर क्या होगा टेम्परेचर? तो कोई दिक्कत नहीं सर। देखो TC बराबर यहाँ प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है अपॉन नीचे, यही तो हो गया। अब क्या है? अब कुछ नहीं, डेल्टा टी का मतलब क्या है सर? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये है 2 P0 B0, ठीक है। अच्छा एक काम और करना, एक काम जरा सोचो। अच्छा मैं एक बार सोचो बेटा, अगर मैं फाइनल यही तो है और इनिशियल ये है, तो 2
पी नॉट और 2 बटे एन आर माइनस 2 पी नॉट बी नॉट बटे इन दोनों को एलसीएम लोगे और घटाओगे तो 4 में से 2 गएंगे तो कितने बचेंगे? 2 तो एन 5r बटे 2 2 पी नॉट बी नॉट बटे एन आर एन से एन गया आर से 2 से 2 गया कितना बचा? 5 पी नॉट हो गया 5 पी नॉट कभी ऐसे किया मैंने। तुम डी बिंदु पर टेम्परेचर और निकालो, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? अरे यही तो हो जाएगा सर। अगर तुम डी बिंदु पर प्रेशर निकालोगे तो तुम बोले डी बिंदु पर प्रेशर पी नॉट और बालून 2 बी नॉट बटे एन आर ये होगा, ठीक है। ए बिंदु पर बट अब एक बात देखो सर, देखो क्वेश्चन देखो खत्म हो जाएगा। एक चीज देखो सर, अगर मैं इसमें से अच्छे से लिखूं सर 2 पी नॉट बी नॉट बटे, मुझे बताओ ये फाइनल है, ये क्या है? अगर इसमें से मैं ये घटाऊंगा, ये छोटा है बड़ा है इससे? ये छोटा है क्योंकि 2 दूरी 4। ये क्या है? ये सर 4 पी नॉट बी नॉट है, ये क्या है? छोटा। छोटे में से ज्यादा घटाऊंगा तो क्या आएगा? टेम्परेचर माइनस, ठीक है माइनस। और जहां डेल्टा क्यू माइनस आया, क्या तुमने हीट दी कि हीट ली? हीट ली। और हमारे फार्मूले में सिर्फ वो हीट होगी जो हीट दी है, ना कि जो हीट वो नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे इस वाले प्रोसेस में कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से तुम यहाँ देखो ए बिंदु पर टेम्परेचर ये है और डी बिंदु पर टेम्परेचर ये है। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये वाला कम ये वाला, फिर से टेम्परेचर क्या आएगा? माइनस में। अगर टेम्परेचर माइनस में आएगा इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या आएगा तुम्हारा? नेगेटिव। डेल्टा क्यू नेगेटिव आया तो वो वो वाली हीट है जो तुमने हीट प्रोसेस से ली है, दी नहीं है। यहाँ पर जो हीट लगेगी वो सिर्फ देने वाली हीट लगेगी, ठीक है। तो ना तो मुझे इससे मतलब होगा और ना ही मुझे इससे मतलब होगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया इन दोनों में, ए से बी में और बी से सी में। तो अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ लिख दूंगा 1.5 पी नॉट बी नॉट और ये क्या है? 5 पी नॉट बी नॉट। तो टोटल हीट तुमने कितनी दी? 5 और एक 6.5। तो सर एफिशिएंसी वर्क डन था तुम्हारा पी नॉट बी नॉट और ये आया 6 पी नॉट गुणा 100। इससे ये गया 100 बटे 6.5%। ये एफिशिएंसी, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन। और आ जाए तो कोई कह नहीं सकते, ठीक है, आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ये अगर ये प्रॉपर वे में तुम क्वेश्चन करोगे तो 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझाना नहीं पड़े, तुम्हें आता होगा तो समझाना थोड़ी ना पड़ेगा किसी को, खाली लिखना पड़ेगा। ये तो तुम्हें हर पॉइंट पर ये सोचना होगा प्रोसेस कौन सा है और डेल्टा क्यू का कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें टेम्परेचर देखने पड़ेंगे, फिर वर्क डन। और क्यू में सिर्फ और सिर्फ वो हीट ली जाएगी जो हीट प्रोसेस को दी गई है, ना कि जो प्रोसेस में हीट ली है वो नहीं, जो सिर्फ दी गई वो हीट लगेगी, ठीक है। डी और सी को क्या किया बच्चे? ऐड किया। लास्ट में मैंने बेटा ये बोला, देखो मैंने इसका डेल्टा क्यू ये निकाला, इसका डेल्टा क्यू ये निकाला, लेकिन जब मैं इसमें गया, ठीक है, तो बेटा डेल्टा क्यू में एक फार्मूला लगता है, एन या तो सी बी डेल्टा टी है या फिर ये है डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मेरा टेम्परेचर माइनस आ जाएगा, चेंजिंग टेम्परेचर माइनस आ जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें देखा, अगर मैं फाइनल में से इनिशियल करूंगा, ये वैल्यू कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब कम में से जब मैं ज़्यादा घटाऊंगा तो वैल्यू माइनस की आएगी, तो वहाँ पर डेल्टा क्यू माइनस का आएगा। ऐसे ही इसमें भी माइनस का आएगा। और हम जो हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट गिवन, यहाँ पर हीट सिर्फ वो ली जाती है जो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वाली हीट ही नहीं ली जाती है।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों हीट से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इन दोनों हीट से मतलब था, और उन दोनों को जोड़ा मैंने, टोटल हीट आ गई मेरी, अपॉन जो वर्क डन था वो वर्क डन कर दिया, मेरा एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव ये वाला, ये पॉजिटिव कैसे आया, इधर से बताओ आपको। हाँ, नेगेटिव वाले टेम्परेचर को इसलिए नहीं जोड़ा था क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला टेम्परेचर नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, जो नेगेटिव वाली हीट है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ वो हीट ली जाएगी जो पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, बता लिया। आप देखो हीट इंजन, ठीक है सर जी, हीट इंजन, हीट इंजन, अब हीट इंजन समझो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन में बोर हो गए, आधे को समझ में नहीं, आधे को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, और कुछ तो ये सोच के आए थे अरे जब इतना लंबा क्वेश्चन है तो हम करेंगे नहीं, छोड़ो ना, दिमाग का रही बना। ठीक है, तो वही हिसाब। देखो हीट इंजन, हीट इंजन वो मैंने क्वेश्चन इसलिए और करा दिया क्योंकि इससे तुम्हें W/Q की वैल्यू समझ में आ गई कि वहाँ पर Q सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव वाला Q नहीं लिया जाता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, वहाँ तुम्हें ये समझ में आ गया कि मैंने इतने लंबे फार्मूला अभी लिखवाया था, तुम्हें इतने याद करवाए थे, वो लगेंगे कहाँ, वो इस प्रकार से क्वेश्चन में लगते हैं। ठीक है, देखो हीट इंजन ऐसा है, यहाँ पर मेरा इंजन है, बुलेट का इंजन है। एक बात सोचो सर, मेरे पास इंजन है, ठीक है, बुलेट का इंजन, ठीक सर, सोर्स जो है, सोर्स जो है, ठीक है, इंजन, हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी बहुत लंबा झोल होता है। एक्चुअली ऐसा था, हमने जब मोटरसाइकिल सीखी थी, हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ मोटरसाइकिल सीखे हुए, अब तो खैर समय हो गया, 5-6 साल हो गए। तो हम जब मोटरसाइकिल सीखे थे तो हम बुलेट से ही सीखे थे, हम ये छोटी वाली नहीं सीखे थे, मतलब छोटी वाली घर पे थी, कभी चलाई नहीं जिंदगी में, अपनी साइकिल खींचते रहते थे, जहाँ भी खेत पे जाना था साइकिल खींचा, तो हम बुलेट से सीख लिए थे, तो हम वही चलाते थे, वही चलाते थे। फिर क्या हुआ, तो हम जब भी ब्रेक मारते थे तो हमारी साइकिल वाली आदत थी, तो साइकिल पे तो क्या करते हो, हाथ वाले ब्रेक मारते हो। अब बुलेट में क्या है, दो डिस्क ब्रेक, पता नहीं कैसा उसका सिस्टम है बुलेट का, कि मैं उसमें हाथी वाला मारता था, आराम से रुक जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं खूब तेज चलाता था, उसको दिक्कत नहीं। फिर हमने वो घर खड़ी कर ये वाली ले आए, ठीक है, हमने ये वाली ले। अब क्या हुआ, हम इसे चलाते, हम ब्रेक मारते और ये गिर जाती। अब हम परेशान कि भाई ब्रेक मार रहे, ये गिर क्यों रही है। हम बहुत धीरे धीरे चलाते थे, 30 से ज़्यादा बढ़ते नहीं थे हम, डर के मारे, क्योंकि अब 30 पे भी ब्रेक मारे, ये गिर गई। तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे मान लो अगले से कोई आ रहा है तो ब्रेक तो मारोगे, तो हम दूर, तो जैसे आदमी वहाँ होता था और यही गाड़ी लेके गिर जाते थे। भाई 2-4 पैंटें फट गई, ठीक है, घुटनों सबसे पहले पैंट फटती है, जिस साइकिल गिरती है उसे पता होगा गाड़ी गिरती है। तो एक बार हम जहानाबाद में गिरी, ठीक है, जब जहानाबाद में हम गाड़ी हमारी गिरी, तो जो बंदे के चक्कर से गाड़ी गिरी थी, जो अगले से जा रहा था, वही बंदा बोला तुम गाड़ी गिरा क्यों नहीं। तो हमने कहा ये गिरी जाती है। बोले गलती ये है तुम्हारी, तुम गाड़ी के अगले वाले ब्रेक मारते हो, तुम पैर वाले ब्रेक मारा करो। हमें अच्छा, फिर हमारे समझ में आया, तब से हम आगे वाले ब्रेक ही नहीं मारते हैं, पैर वाले मारते हैं, तब से कभी नहीं गिरी, अच्छा सही चल रही है। ठीक है, तो वही है, गाड़ी का अलग ही हिसाब होता है। देखो अगर हम लोग, आप हम समझो सही है ना, उसमें दोनों साथ लग जाते हैं, हाँ उसमें दोनों साथ लग जाते हैं, इसमें अलग अलग है। तो उसमें हम अगले वाले मारते थे और पीछे वाला स्लिप होकर रुक जाती थी, पीछे ब्रेक ही नहीं लगते थे, वो स्लिप होती थी, गिर जाती थी। देखो हम लोग बात करते हैं सर इंजन की। बेटा सोचो, ये मेरे पास एक गाड़ी है,
ठीक है। एक गाड़ी में सोर्स का मतलब तेल डालते हैं गाड़ी, तेल डालते हैं, तेल क्या होता है, जलता है, बर्न होता है, बर्न से हमें हीट मिलती है, बर्न से हमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। मान लो मैंने इंजन को Q1 हीट दी, मैंने इंजन को कितनी हीट दी, Q1। बेटा सिंक मान लो साइलेंसर, सिंक क्या मान लो, साइलेंसर में से तो हीट निकलती है, क्या ऐसा हो सकता है साइलेंसर से हीट ना निकले, नहीं हो सकता। अब मैंने कहा मैंने हीट दी Q1 और गाड़ी चली तो उसने क्या किया, वर्क क्या किया, और बाकी जो हीट बची वो इसने बाहर कहाँ निकाल दी, सिंक में। बाहर कहाँ निकाल दी, देखो मैंने इंजन है जो मेरी चीज चल रही है उसको मैंने हीट कितनी दी, सोर्स से कितनी हीट दी, Q1। इस गाड़ी ने काम किया W, काम कितना किया W, और सर जितनी हीट बची जो उसने क्या निकाल दी, साइलेंसर में कितनी निकाल दी, Q1। तो अगर मैं देखूं सर मैंने हीट दी Q1 किसके बराबर होगा, W प्लस Q2, W प्लस, अगर मैं यहां से W निकालूं, W तो Q1 माइनस, अरे W निकालूंगा ऐसे उधर फेंकूंगा तो Q1 माइनस। अब तुम बताओ सर एफिशिएंसी का फार्मूला होता है W अपॉन कौन सी हीट, गिवन हीट, कौन सी हीट, और मैंने दी कौन सी है सर, Q1 ही तो दी है, उससे बाहर निकली, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है जो मैंने दी है, तो मैंने हीट कौन सी दी है, Q1। तो एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला W अपॉन Q1। अगर मैं W को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हो गया। अब मैं अलग अलग अगर करूँ इनको अलग अलग करूँगा तो Q1 बटे Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से Q1 कट गया, क्या बचा 1 माइनस Q2 अपॉन, यही तो एफिशिएंसी आई। और परसेंटेज में लेना है एफिशिएंसी को, परसेंटेज में लेना है तो गुणा क्या कर दो, 100, गुणा क्या कर दो सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब Q2 कौन सी हीट है जो कहाँ गई, सिंक में गई। Q1 कौन सी हीट है जो मैंने दी, जो हीट मैंने दी, ठीक है, इनटू क्या कर दिया 100। अब सोचो सर अगर तुम्हें गिवन हीट और जितनी हीट सिंक को मिली, हीट पता है तब तो ये फार्मूला लगाओगे, लेकिन तुम्हें हीट ना पता हो के टेम्परेचर पता हो। अब तुम बताओ सर इंजन का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि साइलेंसर का, इंजन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। वो तो उसके ऊपर ऐसा कवर लगा हुआ होता है, सर वो लगता नहीं है, हाँ तुम्हें लगता है साइलेंसर लगता है ना, वो तो उसके ऊपर ऐसा कवर लगा हुआ होता है कि वो ज्यादा लगता नहीं है, ठीक है। नहीं तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है ना वो 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे तो साइलेंसर जल जाएगा, साइलेंसर इतना लाल हो जाएगा कि वो लोहा लग जाएगा उसका, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है इंजन का टेम्परेचर यानी कि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। मैंने कहा मान लो सिंक का टेम्परेचर T2 है और सोर्स का टेम्परेचर बेटा T1 है, तो अगर तुम्हें टेम्परेचर दिया होगा तो तुम फार्मूले में ऐसे भी लिख सकते हो T2 बटे T1 गुणा 100, ठीक है। जहां T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक का, T1 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, और याद रखना T2 हमेशा कम होगा T1 से। T2 जो टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है T2, सिंक का, और T1 किसका है, सोर्स का। तो सिंक का टेम्परेचर हमेशा सोर्स के टेम्परेचर से क्या होगा, कम, हमेशा कम होगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंजन से ज्यादा टेम्परेचर साइलेंसर का होगा, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तुम्हारा हीट इंजन का फार्मूला थे, जो तुम्हें एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये 2 और ये टेम्परेचर के रूप में 3, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मुझे बताओ क्या एफिशिएंसी 100% हो सकती है?
क्या एफिशिएंसी 100%, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% कब होगी? जब सिंक ना दोनों बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे ना 130। सर दोनों एफिशिएंसी 100% तब हो सकती है जब कब हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल पॉसिबल। एफिशिएंसी बेटा 100%, एफिशिएंसी 100% तब होगी जब सिंक का टेम्परेचर 0 हो। सिंक का टेम्परेचर क्या हो जाए? 0। देखो ये 0/T1 गुणा ये पूरा 0, तो सिर्फ क्या बचा? 1 की 100 से मल्टीप्लाई करो, आ गई 100%। ठीक है, 0 कब होगी? 0 एफिशिएंसी 0, तो एफिशिएंसी 0 तब होगी जब T1 और T2 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर T1 और T2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तुम बोले तो T2 की जगह T1 रख दिया और नीचे तो T1 है ही बेटा, इससे ये कटा तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। हालांकि एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैलेंसर गर्म ना पड़े। अगर कोई भी इंजन चलेगा तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर गर्म ही ना पड़े, टेम्परेचर का उसका टेम्परेचर ही ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एफिशिएंसी 100% कभी हो नहीं सकती। लेकिन मान लो भाई फिजिक्स है, वो तो क्वेश्चन कभी कुछ भी पूछ लेगा, उसने पूछ लिया बताओ एफिशिएंसी 100% हीट इंजन की कब होगी, तो तुम्हें बताना पड़ेगा अगर सिंक टेम्परेचर 0 होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100%। 0 हो जाएगी जब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम। सिंक बेटा, सिंक होता है, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हीट इंजन ने जो कार्य किया, जो बचा वो साइलेंसर को भेज देता है। ठीक है, तो बस साइलेंसर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो सिंक कहलाएगा। ठीक है, सिंक हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डस्टबिन को सिंक बोलते हैं क्या? नहीं, वो कोई बर्तन होते हैं तो उसे सिंक बोलते हैं। तो वो सिंक क्या होता है? जिसमें वेस्टेज जाता है तुम्हारे खाने का, उस पूरे को सिंक बोलते हैं। अच्छा, उसको तो वो अलग हो गया। ठीक है, सिंक का मतलब वो हो गया कि जो तुम्हारा रहा बचा जो हीट बची वो तुमने उठा के उसमें दी। ठीक है, उसे हम लोग सिंक बोलते हैं। तो ये हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, ये आपका पूरा फार्मूला। ठीक है, ये मैं लिख दूंगा, हीट एब्जॉर्ब, और ये मैंने टेम्परेचर के रूप में भी लिखी है और यहाँ पर टेम्परेचर के रूप में नहीं। ठीक है, हाँ, ये एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में लोगे तो गुणा किससे करेंगे हम लोग? 100 से। ये सब पीडीएफ में हैं, तो बता दे दूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज सबके घर पे होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो देखा तो हमने होगा। ठीक, अब देखो सुनो, हम लोग फ्रिज की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। ठीक है, आप एक बार जरा समझो, अगर हम लोग तुमसे कहें हीट जो हमेशा फ्लो होती है, हीट हमेशा फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू या लो से हाई में जाती है? हाई से कहाँ जाती है? लो में। हाई से लो में जाती है। जैसे एग्जाम्पल का मतलब, तुम जब रोटी सेंकते हो तो चिमटा कहाँ रहता है? चिमटे के एक साइड कहाँ रहती है? आग में। रोटी आग में रहती है। ठीक है, एक साइड रहती है रोटी की आग में और दूसरी मतलब चिमटे की आग में, दूसरी साइड तुम्हारे हाथ में होती है। हाथ में होती है, चिमटा इतना बड़ा बनाया जाता है।
चिमटा इतना सा बनाया जाए, ठीक है। अगर तुम इतने बड़े चिमटे को यहाँ से नहीं यहाँ से पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। तुम दूर से ही पकड़ोगे चिमटे को, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, इधर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर धीरे 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 कहाँ आ रहा है? आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया कन्वेक्शन और कन्वेक्शन नहीं पढ़ाया ना कि? चलिए आएगा, बहुत ही आएगी ये कैसे फ्लो होती है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, अब सर ये रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? रेफ्रिजरेटर अंदर का पोर्शन क्या होता है? पहले तुमने लाइट गई हुई है तुम्हारे घर पर, मान लो 4-6 दिन से लाइट नहीं आई, ट्रांसफार्मर तुम्हारा धुक गया, ठीक है। गांव में तो अब तो सही हो जाता है, नहीं तो पहले गांव में धुक जाता था तो गांव वाले बेचारे खुद ही खोलते थे और खुद ही बांधते थे और खुद ही ले जाते थे और खुद ही लाते थे, ठीक है। और जेई से किसी को कह के, मैकेनिक से कह के जोड़ते थे बेचारे। अब थोड़ा सुविधा सही हो गई है गाँव में भी। हाँ, तो सर लाइट चली गई तुम्हारे गांव में बहुत दिन से, तो तुम्हारा जो बाहर का टेम्परेचर है वही फ्रिज का टेम्परेचर है, वही फ्रिज का टेम्परेचर ना। फ्रिज को खोलो तुमसे, उसमें से अजीब सी बदबू सी आती है गैस की, ठीक है। जो नहीं चले तो अजीब सी आती है, जब चलता होता है तो ठंडा ठंडा लगता है तुमको। अब तुम सोचो सर, फ्रिज का टेम्परेचर अंदर ज़्यादा है, अंदर जो है वही बाहर है। तुमने फ्रिज की मोटर स्टार्ट कर दी, 2 घंटे बाद अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया? बाहर का टेम्परेचर। इसका मतलब है अंदर से हीट कहाँ फेंकी गई? बाहर की ओर, ठीक है। और तुम कह रहे थे सर हीट जो फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से कहाँ होती है और वहाँ कहाँ हो रही है? लोअर से। या मान लो तुमने फ्रिज के अंदर पानी रख दिया, वो पानी क्या होगी? पानी से हीट निकलेगी और फ्रिज कहाँ फेंकेगा? बाहर, और वो पानी जम जाएगा, वो पानी जम जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा, बर्फ आइस बन जाएगा। तो उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या होता है? उल्टा। यानी कि वहाँ पर फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर, एसी देख लो, अगर इस कमरे में एसी लगी होती तो अंदर के टेम्परेचर को कहाँ फेंकती वो, और बाहर का टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है तब भी अंदर के टेम्परेचर को कहाँ फेंक रही है, यानी कि कम से हीट कहाँ जा रही है? ज़्यादा की। और हम लोग पढ़ते हैं कि हीट हमेशा ज़्यादा से कहाँ आती है, लेकिन ज़्यादा से कम की ओर कब आती है? गॉड गिफ्टेड, ठीक है। भगवान जो कर रहा है, ऊपर वाला जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ऊपर वाले का सिद्धांत है कि हीट हमेशा ज़्यादा से लोअर की तरफ जाएगी। लेकिन तुमने दिखा दी अपनी ताकत एसी लगा, ठीक है। तुमने एसी लगा के अपनी ताकत दिखा दी और तुमने उसमें मोटर का काम किया, एक मोटर लगाई और वो मोटर क्या कर रही है? अंदर की हीट को कहाँ फेंक रही है? बाहर। तो कभी भी टेम्परेचर अगर हीट लोअर से ज़्यादा की तरफ जाएगी, ठीक है, तो हमेशा एक मोटर कार्य करेगा। मोटर मतलब जैसे एसी लगी हुई होती है ना, तो वहाँ पर मोटर काम करती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में मोटर काम करती है, अगर मोटर ना चले तो नहीं होगा, ठीक है। और गॉड क्या कर रहा है? गॉड बोला, गॉड अब बोले हमारे यहाँ कोई मोटर नहीं है। जब कोई मोटर नहीं लगेगी तो हमेशा हायर से कहाँ आएंगे हम लोग? लोअर की तरफ आएंगे, ठीक है। एक बार इसका कंस्ट्रक्शन देखो, पता नहीं कई प्रकार की गैस डलती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सी गैस होती है, ठीक है। देखो ये है, यहाँ पर मेरे तरफ एक तरफ है सिंक, सब प्रोसेस वही है, और एक तरफ क्या है? सोर्स, सोर्स। अब देखो ए, और यहाँ पर क्या है बच्चों? इंजन। अब देखो ए, मान लो सिंक, सिंक है तुम्हारे फ्रिज का अंदर का पार्ट, फ्रिज के अंदर का, फ्रिज के अंदर एक तो पार्ट है फ्रिज के अंदर, अंदर जो जगह है वहां पर, वहां से ऊष्मा कितनी निकली? मान लो Q2, कितनी ऊष्मा निकली? अंदर से तुमने Q2 ऊष्मा खींची और इंजन ने कार्य किया मान लो W, इंजन ने ही तो कार्य किया W, और दोनों मिला के तुमने सोर्स, सोर्स मतलब हो गया बाहर का एरिया, ठीक है। बाहर का जो एरिया होता है, बाहर का एरिया, वो उधर तुमने कितनी हीट दे दी? मान लो Q1। तो अगर तुम यहाँ पर कहोगे तो Q1 किसके बराबर होगी? अरे Q2 प्लस, यहाँ पर भी वही Q2 प्लस। अब देखना बेटा, यहाँ पर जो बीटा होता है, बीटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बीटा होता है।
और इसका फार्मूला जो बीटा का फार्मूला होता है वो होता है Q2 अपॉन W। Q2 कौन सी हीट जो फ्रिज के अंदर से निकाली है, W वो जो इसने कार्य किया, जो इसने कार्य किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालूं तो Q1 माइनस Q2 और यहाँ क्या बचेगा W। वही W की जगह मैंने क्या रख दिया Q1 माइनस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला आया Q2 बटे Q1 माइनस Q2। ठीक है, अगर चाहूँ तो गुणा क्या कर दो यहाँ 100 तो परसेंटेज में पहुंच जाएगा। तो किस में पहुंच जाएगा परसेंटेज में। तो ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके अंदर होगा फ्रिज के अंदर। कहाँ से देखेंगे हम लोग फ्रिज, और ईटा कहाँ होता है हीट इंजन में, ईटा होता है हीट इंजन में। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसमें होता है बीटा। बीटा बराबर Q2 अपॉन W और Q2 बटे Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा ये रेफ्रिजरेटर का होगा। हो गया। कल भी किसी क्लास में अगर तुम अगले बैठ जाओगे तो पीछे वालों को नहीं दिखेगा ना, यही तो दिक्कत है। बता दिया सही। अब देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन ईटा और बीटा। ईटा क्या है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ, और बीटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, फ्रिज के अंदर होता है। अब तो मुझे बताओ सर, ईटा का फार्मूला वैसे क्या होता है W अपॉन Q1 या फिर 1 माइनस Q2 अपॉन, बीटा का फार्मूला क्या होता है, बीटा का फार्मूला बोलो Q2 अपॉन W या फिर Q2 अपॉन, ये होता है सर, यही तो फार्मूला होता है। अब एक बात देखो, इस वाले में ऊपर और नीचे दोनों में मैं Q1 से भाग कर दूं। Q1 से कैसे भाग होगा, देखो बीटा बराबर ऊपर क्या है भाग किससे कर दी, ऐसे ही मैंने यहाँ भाग कर दिया Q1 माइनस Q2, देखो भाग कर दी दोनों। देखो यहाँ भी भाग करिए, यहाँ भी भाग करिए, दोनों जगह भाग करिए। और भाग क्यों करा है पहले ये देखो सर, Q2 अपॉन Q1 बटे, इसको बटे बटे करोगे तो Q1 से Q1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 माइनस Q2 बटे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये देखो अगर मैं इसको इधर लेता हूँ Q2 माइनस Q1 को इधर, अगर Q2 माइनस Q1 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस ईटा। तो यहाँ पर मान रख दिया ऊपर 1 माइनस ईटा और यहाँ पर 1 माइनस, बेटा ये प्लस का और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस ईटा और नीचे क्या बचेगा ईटा। ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है बीटा में और ईटा में। तो बीटा बराबर 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और किसका रिलेशन है,
होता नहीं है, चुपचाप नहीं होता हो। ये रिलेशन है इन दोनों में। कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। मान लो बीटा और ईटा में रिलेशन दे देगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन को हमको कैच करना पड़ेगा, एक ऑप्शन को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बता दिया, ठीक है। जो मैं अभी ला की बात कर रहा था, अब देखो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा यही तो कहता है। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 नियम हैं, 2 लॉ हैं। एक पहला लॉ है जिसे बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। सर ये 2 साइंटिस्ट थे, केल्विन और प्लैंक। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था क्लॉसियस, ठीक है। सबसे पहले इसने ये कहा, सबसे पहले वाला जो प्रोसेस है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसने ये कहा कभी भी किसी भी जो तुम हीट दोगे वो 100% वर्क डन में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जो तुमने हीट दी अगर वो 100% वर्क डन में ट्रांसफर हो गई तो सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाएगा, और सिंक का टेम्परेचर 0 हो गया तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। उसने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ये जो गाड़ी है, कौन सी जो तुम्हारी मोटरसाइकिलें हैं, अगर ये 100% एफिशिएंसी देने लगे तो जिसका एवरेज 70 है ना, उसका एवरेज 140 पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका जिसका 50 है उसका क्या पहुंच जाएगा? 100। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जितनी हीट देते हैं उतना कार्य नहीं होता, कम कार्य होता है। कार्य क्या होता है? कम, क्योंकि इन मोटरसाइकिलों की एफिशिएंसी 45 से 50% है और जो डीजल गाड़ी है उनकी 50 से 55%, ठीक है। ये एफिशिएंसी रहती है। और 10 से 12% या 10 से 15% भाप इंजन की, जो भाप इंजन होता है उनकी एफिशिएंसी। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा? सीएनजी वाली को अभी ऐसा कुछ बताया नहीं, सीएनजी वाली मतलब सही है, उसका तो बहुत ही वो उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इधर देखो इसमें कहा नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच कैन कंप्लीटली कन्वर्ट हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम ए रिजर्वर इनटू वर्क। यानी कि तुमने जो हीट दी वो हीट 100% वर्क डन में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। कौन सा स्टेटमेंट है? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्लॉसियस ने ये कहा हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। हायर से कहां? लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है, ठीक है। अब लोअर से हायर जाएगी, लेकिन कब? जब तुम उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क करोगे। जैसे मैंने फ्रिज बताया था, ठीक है। फ्रिज में क्या है? लोअर से कहां जा रही है? हायर में, लेकिन मोटर कार्य कर रही है नहीं कर रही है, हायर में जा रही है। तो ये क्या कहा? क्लॉसियस बोले नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल। अगर तुम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि हीट कोल्ड से कहां पहुंच जाए? हॉट। हमेशा कहां चलती है? हॉट से कोल्ड में, ठीक है। और एक्सटर्नल वर्क कर दोगे तो रेफ्रिजरेटर हो गया, तुम्हारी एसी हो गई, तो वो कार्य कैसे कर रही है? वो कार्य कैसे कर रहे हैं? जब वहां पर मोटर कार्य कर रही है, मोटर कार्य कर रही है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट थे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक। अच्छा, दो प्रोसेस तुमने पढ़े होंगे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है?
और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सल, हाँ, रिवर्सिबल का मतलब होता है जो जाए और वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग इरिवर्सिबल, तो ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये सर आप शाम को भेज देना। रिवर्सिबल, ठीक है, ठीक है, मैं ये आपको पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। और कल क्लासें, ठीक है, कल आना, तो ये आपका ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी थर्मोडायनेमिक्स बचेगी आपकी।